अस्सलाम वालेकुम। सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिलता रहे। जमाल मेरे बचपन का दुश्मन था, बल्कि ये कहना ज़्यादा मुनासिब रहेगा कि वो अज़ली और बदतरीन दुश्मन जिसने ताहयात इस नफ़रत और दुश्मनी की बुनियाद पर मुझे कदम कदम पर ज़हनी और जिस्मानी तकालीफ से दो चार किया और मुझे नुकसान पहुंचाने का कोई मौका हाथ से न जाने दिया। और एक रात में उसी दुश्मन जां के बेजान और कफनपोश लाश के साथ कब्रिस्तान की हौलनाकियों, तूफ़ानी बारिश और बिजली की कड़क में अपने कपकपाते वजूद के साथ तन्हा मौजूद था। अमर वाक़या यह है कि जमाल मेरा पड़ोसी था, जिसका मकान मेरे घर से थोड़े फासले पर वाक़ था। हम शाह फैसल कॉलोनी में रिहाइश पजीर थे। उस वक्त शाह फैसल कॉलोनी एक गैर आबाद इलाका था। मेरे वालिद मरहूम एक सरकारी मुलाजिम थे, जबकि जमाल के वालिद टेलर मास्टर थे। जमाल को बचपन से ही तालीम से कोई दिलचस्पी न थी, जबकि मैं अपने स्कूल का एक ज़हीन तालिब इल्म था। जमाल के वालिद की सख्तियाँ और मार भी जमाल को तालीम के हुसूल की तरफ राग़िब न कर सकी थी। मैं बचपन से ही एक मुतासिर कुन शख्सियत और मुस्बत सोच का हामिल शख्स था। मैंने बचपन से ही जमाल की आंखों में अपने लिए बेपनाह नफ़रत के जज्बात देखे थे। वो खेल ही खेल में मुझे कोई ना कोई जिस्मानी अजियत या अपने किसी भी कौलो फ़ैल से नुकसान पहुंचाकर अपनी नफ़रत के जज्बे को तस्कीन दिया करता था, और मैं हर कदम पर सब्र व तहम्मुल और बर्दाश्त का मुजाहरा किया करता था। गर्ज मुझे नुकसान पहुंचाना ही जमाल का मकसद हयात बनकर रह गया था। वक्त जानिब मंजिल सुबक रफ्तारी से महवे परवाज रहा और हम लड़कपन से जवानी की सरहदों पर कदम रखने लगे। मुझे एक मालियाती इदारे में ऑफिसर की मुलाजमत मिल गई, जबकि जमाल ने एक गारमेंट फैक्ट्री में मुलाजमत इख्तियार कर ली थी। जमाल की मेरी ज़ात से नफ़रत उसके साथ ही जवान और पुख्ता हो चुकी थी। शाम को गारमेंट फैक्ट्री से वापस आने के बाद जमाल अपना वक्त इलाके के चंद औबाश और आवारा लड़कों के साथ गुजारता था। शराब नोशी और जुआ उसकी ज़िंदगी के मामूलात बन चुके थे। हमारे पड़ोस में सलीम साहब भी किराए पर रिहाइश पजीर थे। 5 वक्ता नमाजी और शरीफ इंसान थे। इलाके के एक सरकारी स्कूल में टीचर थे। हमारे घराने से उनके देरीना ताल्लुकात थे। नसरीन उनकी अकलौती बेटी थी। सलीम साहब की शरीक हयात चंद साल कबल आर्ज़ा कल्ब में मुब्तला होकर दार फ़ानी से कूच फरमा चुकी थी। लिहाजा सलीम साहब की तमाम शफ़क़त, मेहनत और ज़िंदगी नसरीन के लिए वक्फ होकर रह गई थी। नसरीन हुस्न जमाल के साथ साथ फितरी शर्म हया का पैकर भी थी। सलीम साहब जब सुबह स्कूल जाते तो वो नसरीन को हमारे घर छोड़ जाते और दोपहर को वापसी पर अपने हमरा ले जाया करते थे। मेरी वालिदा ने कभी नसरीन को अजनबियत या तन्हाई का एहसास नहीं होने दिया था और उसके साथ हकीकी माँ का सा बर्ताव किया था। नसरीन हमारे घर को अपनी ज़ात के लिए वक्ती जायपना और महफूज तसव्वुर करती थी और घर के कामकाज में मेरी वालिदा का हाथ भी बटाया करती थी। गर्ज के वो हमारे ही घर का एक फ़र्द बनकर रह गई थी और अपने हुस्न सलूक और नेक फितरत से घर वालों के दिल में एक मखसूस मकाम हासिल कर लिया था, और वो मकाम एक बहू का था, जिसका इजहार एक दिन वालिदा ने मुझसे कर ही दिया। एक शाम जब मैं बैंक से वापस आया तो अम्मी मेरे लिए चाय बनाकर लाई और निहायत शफ़क़त और संजीदगी से गोया हुई, नासिर बेटा, हर माँ की दिली आरजू होती है कि वो अपने बेटे के सर पर शादी का सेहरा सजा हुआ देखे। तुम अब जवान हो चुके हो, बरसरे रोज़गार हो। मैं चाहती हूँ कि इसी साल तुमको दुल्हा बना हुआ देखूँ। तुम्हारी शरीके हयात के लिए मैंने नसरीन का इंतखाब किया है। बच्ची हमारी देखी भाली है, नेक सीरत और ख़ूबसूरत है। बोलो, तुम्हें मेरे इंतखाब पर कोई एतराज़ तो नहीं? मैंने एक सादतमंद बेटे के तौर पर अपनी वालिदा के फ़ैसले की तौसीक़ करते हुए सर तस्लीम खम कर दिया, जिस पर वालिदा ने मेरे सर पर दस्ते शफ़क़त फेरते हुए अपनी बेशुमार दुआओं से नवाजा। तीसरे दिन इतवार था। उस शाम सलीम साहब के घर वालिदा गई और अपनी आमद का मकसद बयान किया। सलीम साहब ने मामूली पसोपेश के बाद अपनी रजामंदी का इजहार कर दिया और यूं अगस्त की 24 तारीख मेरी और नसरीन की मंगनी के लिए मुंतखब कर ली गई, और फिर दोनों घराने मंगनी की तैयारियों में मसरूफ़ हो गए। जमाल अपनी औबाश फितरत और नसरीन के मलकूती हुस्न की बुनियाद पर अरसा दराज से नसरीन पर नज़र बद जमाए बैठा था।
चंद माह कबल उसने अपनी माँ को नसरीन का रिश्ता मांगने सलीम साहब के घर भेजा था, लेकिन सलीम साहब ने जमाल की गंदी शोहरत और गलीज करतूत की बुनियाद पर इस रिश्ते से साफ इनकार कर दिया था। रिश्ते से इनकार का वो ज़ख्म जमाल के लिए एक नासूर बन चुका था। अपनी नाकामी पर जहाँ वो गुस्से से पेचोताप खा रहा था, वहीं नसरीन का मेरे घर दिन के औकात में रहना उसके लिए सख्त नागवार बना हुआ था। मेरी ज़ात से उसकी दुश्मनी ने उस वक्त जलती पर तेल का काम किया जब मेरी वालिदा उसके घर पर मेरी और नसरीन की मंगनी की दावत देने गई। अपनी नाकामी के बाद मेरी कामयाबी की खबर उसके सर पर बम की तरह फटकर रह गई थी और वो हसद की आग में किसी गीली लकड़ी की तरह सुलगने लगा था। उधर में जमाल के खतरनाक अज़ाइम इंतकामी कैफियत से बेखबर मंगनी की तैयारियों में मसरूफ़ हो चुका था। अगस्त का महीना था और मानसून की बारिशों का आगाज़ हो चुका था। वो एक भीगी हुई सर्द शाम थी। मैं मंगनी की शॉपिंग करके अपनी बाइक पर घर की जानिब आ रहा था जब मैं कॉलोनी के गेट से शाह फैसल कॉलोनी की हदूद में दाखिल हुआ और जैसे ही बाइक को शमा सिनेमा की जानिब टर्न किया कि अचानक मेरे अकब से 2 तेज़ रफ्तार बाइक आईं और मेरा रास्ता रोक कर खड़ी हो गई। वो कुल 4 अफराद थे जिनके चेहरों पर दरिंदगी सब्त थी और उनमें एक जमाल भी था। मैंने इमरजेंसी ब्रेक लगाने की कोशिश की मगर अपना तवाज़ुन बरकरार न रखते हुए बाइक समेत ज़मीं बोस हो गया। अभी मैं इस अचानक आने वाली उफ्ताद से संभल भी न पाया था कि जमाल और उसके साथियों ने मुझ पर लातों और घूंसों से शदीद हमला कर दिया। मुझे अपने दिफा का मौका भी न मिल सका। वो चारों मुझे मुसलसल बेरहमाना तरीके से ज़दोकोब कर रहे थे और अपने ऊपर पड़ने वाली हर्ब ज़रब पर मेरे मुंह से दिलखराश और अजियत भरी आवाज़ें बुलंद हो रही थी। मुझे तशद्दुद का निशाना बनाने वालों में जमाल पेश पेश था। वो नफ़रत और इंतकाम का भयानक अफरियत बन के रह गया था। मुझे लातों घूंसों के साथ फुहश गालियों से नवाजा जा रहा था और मुझे नसरीन से मंगनी तोड़ने की धमकियां दी जा रही थी। मेरा जिस्म जगह जगह से लहूलुहान हो चुका था। अचानक एक और हमलावर ने करीब पड़ा हुआ एक पत्थर उठाकर मेरे सर पर दे मारा। पत्थर की कारी ज़रब के साथ ही मेरा जहन तारीकियों में डूबता चला गया और डूबते जहन के साथ मेरे कानों ने सायरन की आवाज़ सुनी और फिर मुझे कुछ होश न रहा। जब मेरी आंख खुली तो मैंने खुद को एक मकामी हॉस्पिटल के बेड पर पाया। मेरा सर और जिस्म के बेशतर हिस्सों पर पट्टियां बंधी हुई थी और दर्द की शिद्दत से मैं बिलबिला रहा था। बेड के दाएं जानिब मेरी वालिदा और नसरीन मगमूम उदास चेहरे और अश्के रमा के साथ मेरी तरफ देख रही थी। बेड के बाएं जानिब सलीम साहब और इलाका SHO रुस्तम अली मुतफक्कुर अंदाज में खड़े हुए थे। मुझे होश में आता देखकर उन तमाम नफूस के चेहरों पर एहसास तमानियत के आसार पैदा हुए और मेरी वालिदा ने झुककर मेरी पेशानी को चूम लिया। एक गिलास नीम गर्म दूध पीकर मेरे हवास कुछ बहाल हुए तो SHO ने डॉक्टर से मेरा बयान कलमबंद करने की इजाज़त हासिल की। जब मेरा बयान मुकम्मल हो चुका तो SHO ने मुझे बताया जमाल और उसके हमलावर साथियों के घर पर छापा मारकर गिरफ्तार किया जा चुका है और वो अब तमाम हवालात में बंद हैं और उन पर इक़दाम कत्ल का मुकदमा दर्ज किया जा चुका है। मैं कुछ दिन अस्पताल में ज़ेर इलाज रहकर घर शिफ्ट हो गया और मेरे ज़ख्म रफ्ता रफ्ता भरने लगे। जमाल की वालिदा कई मरतबा हमारे घर पर आकर अपने बेटे की इस घटिया हरकत पर निदामत का इजहार कर चुकी थी और हमसे मुकदमा ख़त्म करने और राज़ीनामे की दरख्वास्त भी कर चुकी थी। मेरी हालत के पेश नज़र अगस्त की 24 तारीख को एक सादा सी तकरीब में नसरीन से मेरी मंगनी की रस्म अदा कर दी गई, लेकिन अगली ही सुबह ये अफसोसनाक खबर मौसूल हुई कि जमाल ने अपनी नाकामी और ज़िल्लत के एहसास के तहत थाने के लॉकअप में ख़ुदकुशी कर ली थी। कुछ रस्मी और कानूनी कार्रवाई के बाद जमाल की लाश को उसके लवाहिकीन के हवाले कर दिया गया। जमाल के वरसा रोते हुए मैयत को अपने घर ले आए और अहले मोहल्ला की मदद से उसकी तदफीन की तैयारी में मसरूफ़ हो गए। उस दिन सुबह से ही घटाओं ने आसमान पर अपना तसल्लुत कायम किया हुआ था। मूसलाधार बारिश ने शिद्दत इख्तियार कर ली थी। बिजली की खामोशी अपने उरूज पर थी। गली मोहल्ले निकासी आब के नाकिस इंतजामात की वजह से नदी नालों का मंजर पेश कर रहे थे। इन हालात में जमाल की नमाज जनाजा और तदफीन एक मसला बनकर रह गई थी। एक नई परेशानी ये पैदा हो गई थी कि खुदकुशी जैसी हराम मौत की वजह से इलाके की मस्जिद के इमाम साहब ने जमाल की नमाज जनाजा पढ़ने से इनकार कर दिया था। लिहाजा भाग दौड़ के बाद किसी दूर की मस्जिद के एक मौलवी साहब को
बमुश्किल नमाज जनाजा की अदायगी के लिए लाया गया। इस तमाम भागदौड़ में मगरिब का वक्त हो गया था। बारिश के मामूली वक्फे में जमाल की नमाज जनाजा अदा की गई और फौरी तौर पर जनाजा अजीमपुरा कब्रिस्तान की जानिब रवाना हो गया। शुरकाए जनाजा की तादाद महज 10-12 अफराद पर मुश्तमिल थी, जिनमें मैं भी शामिल था। रोशनी के लिए चंद लालटेनों का बंदोबस्त किया गया था। जगह जगह बरसाती पानी, फिसलन और तारीकी के सबब जनाजे को उठाकर चलना मुश्किल हो गया था। जमाल की मौत के साथ उसकी तमाम तर ज्यादतियों को मैं मुआफ़ कर चुका था, लेकिन शायद जमाल ने मरने के बाद भी मेरी जान न छोड़ी थी। जमाल मर चुका था, मगर उसका इंतकाम मरने के बाद भी उसकी आंखों में मुंजमद होकर रह गया था। जब जनाजे की रवानगी से पहले जमाल का आखिरी दीदार करवाया गया तो मैंने उसकी बेखुद आंखों में मरने के बाद भी बेपनाह नफरत के तासुरात महसूस किए थे। मुझे ऐसा लगा जैसे जमाल की बेनूर और नफरत ज़दा आंखें मुझे ही घूर रही हों। फंदा लगाकर खुदकुशी करने की वजह से उसकी आंखें हलकों से बाहर आ गई थी और उसका चेहरा भयानक होकर रह गया था। मैं इस एहसास के साथ ही एक झुरझुरी लेकर फौरन पीछे हट गया था। हम अभी कब्रिस्तान से कुछ फासले पर थे कि बादलों की जोरदार गड़गड़ाहट और आसमानी बिजली की कड़क के साथ मूसलाधार बारिश उफ्ताद की सूरत में हम पर नाजिल हो गई थी। एक तो अहले मोहल्ला जमाल को ज़िंदगी में ही नापसंद किया करते थे। यही वजह थी कि बहुत कलील मिकदार में जनाजे के साथ लोग थे। दूसरा ये कि मौसम की इतनी सोबतों को झेलते हुए यहाँ तक पहुँचे थे कि मूसलाधार बारिश ने लोगों के कमज़ोर जज्बों और उनकी हिम्मत की इमारत को मिस्मार कर दिया था और अक्सर बददिल होकर गैर महसूस अंदाज में घरों को वापस लौट गए थे। अब वहाँ मेरे अलावा सिर्फ 5 लोग रह गए थे, जिनमें से एक जमाल के बूढ़े वालिद और 5 जमाल के साथी थे। बहरहाल हम 6 अफराद ने हिम्मत से काम लेते हुए उसी मूसलाधार बारिश में गिरते पड़ते जनाजे को कब्रिस्तान में पहले से खुदी हुई कब्र के पास पहुंचा दिया और बारिश से बचने के लिए एक मज़ार की बैरूनी दीवार के निकले हुए छज्जे के नीचे रख दिया था। इस तरह जमाल की मैयत बरसाती पानी से महफूज हो गई थी, लेकिन उसकी खुली हुई कब्र बरसाती पानी से महफूज न रह सकी थी और पानी से भर चुकी थी। इस सूरत हाल ने हम सबको बिल्कुल ही मायूस कर दिया था। गोरकन ने जमाल के वालिद से कहा, बारिश और कब्र में पानी की वजह से इस वक्त तदफीन नामुमकिन है, लिहाजा आप लोग एक शख्स को यहाँ कब्रिस्तान में मैयत के पास छोड़ दें और बाकी अफराद वापस अपने अपने घरों को वापस चले जाएं। सुबह जब बारिश रुकेगी तो आप लोग आ जाना, मैं कब्र से पानी निकाल कर तदफीन कर दूंगा। गोरकन अपना फैसला सुनाकर अपने घर रवाना हो गया था। अब कब्रिस्तान की हौलनाकियाँ थी। जमाल का मुर्दा वजूद था, मूसलाधार बारिश थी और हम 6 नफूस थे। अब गोरकन की बात मानने के सिवा कोई चारा न था। जमाल के बूढ़े वालिद के दरख्वास्त करने पर भी कोई फर्द कब्रिस्तान में मुर्दे के साथ तन्हा रात बसर करने के लिए तैयार न था। बिलाखिर जब जमाल के वालिद ने मुल्तजियाना निगाहों से मेरी जानिब देखा तो मैं उनकी बेबसी और बुढ़ापे को देखकर इनकार न कर सका। जमाल के वालिद और बाकी तमाम मानदा अफराद मुझे हिम्मत और सुबह जल्द वापस आने की यकीन दहानी करते हुए वहाँ से रुखसत हो गए थे और पीछे मैं अपनी ज़िंदगी की खौफनाक तरीन रात गुजारने के लिए इस कब्रिस्तान में तन्हा रह गया था। सूरत हाल इस कदर खौफनाक थी कि बड़े बड़े सुरमाओं का पित्ता पानी हो जाए। 4 सू फैली कब्रिस्तान की हौलनाकियाँ, मूसलाधार बारिश, जा बजा फैली कब्रों और दुश्मन मुर्दा वजूद के दरमियान एहसास तन्हाई, तूफ़ानी हवाओं का शोर, कड़कती बिजली की आंखों को चुंधियाई हुई रोशनी में हवा से झूमते अफरियतनुमा दरख्त और तारीकी ऐसी कि चंद कदम के फासले पर मौजूद चीज़ न नज़र आती थी। आसमानी बिजली की खौफनाक कड़क और आंखों को खीरा कर देने वाली चमक लम्हा भर के लिए कब्रिस्तान के तमाम तर इसरार और रमूज, खामोश कब्रों, जमाल की मैयत और तारीकी का पर्दा चाक कर देती थी। बेपनाह खौफ ने मेरे दिलो दिमाग और आसाब को जकड़ रखा था और मैं कांपते वजूद और लरसते होंठों के साथ कुरानी आयत का ज़ेरे लब विर्द कर रहा था। मैं मैयत से सिर्फ चंद कदम के फासले पर मज़ार की दीवार के साथ खौफ के लिबादे में लिपटे अपने वजूद के साथ बैठा था और बारिश के शोर में अपने धड़कते दिल की बेतरतीब धड़कन सुन रहा था। उसी खौफ की हालत में बैठे बैठे ना जाने कितना वक्त गुजर गया और रात के ना जाने किस पहर मुझ पर गनूदगी की कैफियत तारी हो गई। अभी इस कैफियत को चंद ही मिनट हुए होंगे कि किसी अनजानी आवाज़ से मेरी ये कैफियत टूट गई और मैं उछलकर चौकन्ना होकर बैठ गया।
اور پھٹی پھٹی آنکھوں سے تاریکی میں کچھ دیکھنے اور سننے کی کوشش کرنے لگا۔ چند ثانیے بعد ہی وہ آواز پھر میری سماعت سے ٹکرائی۔ وہ کسی درندے کی غراہٹ سے مشابہ آواز تھی۔ یک بار کی بجلی اپنی پوری قوت کے ساتھ کڑکی تو مجھے جمال کے کفن کے بالائی حصے میں خفیف سی حرکت کا احساس ہوا، لیکن یہ خفیف سی جنبش میرے پورے وجود کو لرزا گئی تھی۔ چند لمحے بعد بجلی کی کڑک میں جو ہولناک منظر میری آنکھوں نے دیکھا تو لہو میری شریانوں میں منجمد ہو کر رہ گیا۔ زمین نے میرے قدم جیسے پکڑ لیے تھے، دل اچھل کر حلق میں آ گیا تھا اور شدت خوف سے میرے جسم کے سارے رونگٹے کھڑے ہو کر رہ گئے تھے۔ میرے سامنے چند قدم کے فاصلے پر جمال کا کفن پوش وجود اپنی بے نور اور قہر آلود انگارہ جیسی دہکتی ہوئی آنکھوں کے ساتھ کفن سمیت کھڑا تھا۔ اس کے منہ سے کسی بھیڑیے سے مشابہ غراہٹ نما آواز نکل رہی تھی اور خودکشی جیسی حرام موت اور انتقام کا جذبہ اسے ایک عفریت کی صورت میں میرے سامنے لے کر آ گیا تھا۔ جمال مر چکا تھا، مگر اس کی نفرت اور انتقام اس کے مردہ وجود کی صورت میں موجود تھی۔ موت مجھ سے چند قدم کے فاصلے پر کھڑی تھی اور دہشت کی زیادتی سے میرے منہ سے بے ہنگم آوازیں نکل رہی تھی۔ جسم اس طرح لرز رہا تھا جیسے مجھ پر سرد رات میں برف کا یخ پانی ڈال دیا گیا ہو۔ مجھے اپنی سانسیں رکتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی اور نبض ڈوبتی جا رہی تھی۔ جمال اگرچہ ایک لاش تھا تو میں بھی خوف سے زندہ لاش ہی بن چکا تھا۔ ذہن خوف سے اس قدر معاف ہو چکا تھا کہ بھاگ کر جان بچانے کا خیال تک نہ آ رہا تھا۔ جمال کا پورا وجود سوائے چہرے کے پوری طرح کفن میں لپٹا ہوا تھا اور وہ مسلسل میری جانب نفرت انگیز انگارہ برساتی آنکھوں سے گھورتے ہوئے غراہٹ نما آوازیں نکال رہا تھا۔ پھر اس کے مردہ وجود میں حرکت پیدا ہوئی اور اس نے لڑکھڑاتے ہوئے عجیب بے ہنگم انداز سے میری طرف بڑھنا شروع کر دیا۔ مجھے لگا کہ میری روح قفس عنصری سے پرواز کرنے والی ہے۔ اچانک میں نے اپنے حواس کو مجتمع کیا اور پوری قوت سے ایک جانب دوڑ لگا دی۔ شدید تاریکی کے باعث محض ایک اندازے کی بنیاد پر میں بارش اور جا بجا پھیلی بے شمار قبروں کی رکاوٹوں کو عبور کرتا ہوا قبرستان کے خارجی دروازے کی جانب بھاگتا جا رہا تھا۔ جمال نے اپنے دونوں ہاتھ کفن سے باہر نکال لیے تھے اور وہ اپنے وجود کو عجیب بھونڈے اور میکانکی انداز میں حرکت دیتا ہوا میری جانب بڑھ رہا تھا۔ موت کو اس قدر قریب دیکھ کر میرے معطل شدہ حواس کافی حد تک بحال ہو چکے تھے اور میں اپنی زندگی بچانے کے لیے گرتا پڑتا اور ٹھوکریں کھاتا ہوا قبرستان کے خارجی دروازے کی جانب بھاگتا چلا جا رہا تھا کہ اچانک کسی چیز سے ٹھوکر کھا کر ایک قبر پر اوندھے منہ گرا کہ میرا سر قبر کے کتبے سے جا ٹکرایا اور میرا سر پھٹ چکا تھا۔ خون بہہ بہہ کر برساتی پانی کے ساتھ میرے چہرے کو بھگو رہا تھا۔ سر کی شدید چوٹ کی وجہ سے چکر آ رہے تھے اور میں فوری طور پر اٹھنے کے قابل نہ تھا۔ اسی اثنا میں جمال میرے بالکل قریب پہنچ چکا تھا۔ ابھی میں اپنی جسمانی طاقت اور حواس کو مجتمع کر کے اٹھنے کی کوشش کر ہی رہا تھا کہ جمال نے مجھے دبوچ لیا اور بھیانک آوازوں کے ساتھ میرے بائیں بازو کو اپنے لمبے دانتوں سے کسی درندے کی طرح بھنبوڑنے لگا۔ میرے حلق سے کسی ذبح ہوتے ہوئے بکرے کے مشابہ فلک شگاف اور دردناک چیخ خارج ہوئی اور ایک زوردار جھٹکے سے میں جمال کی گرفت سے نکل کر پھر دوڑنے لگا۔ جمال کا مردہ وجود مسلسل میرے تعاقب میں تھا۔ اب میں اس جگہ پہنچ چکا تھا جہاں بائیں جانب قبرستان کا خارجی دروازہ اور دائیں جانب قبرستان کی مسجد تھی۔ نہ جانے کیا سوچ کر میں نے خارجی دروازے کی جانب بھاگنے کی بجائے مسجد کی طرف دوڑ لگا دی۔ میرے بائیں بازو میں جمال کے دانت گاڑنے کی وجہ سے شدید تکلیف ہو رہی تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے ایک جان لیوا زہر اس کے دانتوں سے میرے بازو میں منتقل ہو چکا ہو۔ میں مسجد کی باؤنڈری وال کے پاس پہنچ چکا تھا جو بمشکل 5-6 فٹ بلند تھی۔ مسجد کو اپنے لیے بہترین جائے پناہ تصور کرتے ہوئے میں نے اللہ کے مقدس گھر میں پناہ لینے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ میں نے اچھل کر مسجد کی دیوار پر اپنے ہاتھ جمائے اور بازوؤں کی پوری قوت سے دیوار پر چڑھ گیا، لیکن اپنے زخمی بازو اپنے سر سے بہتے ہوئے خون کی وجہ سے شدت تکلیف سے تڑپ کر رہ گیا تھا۔ میں دیوار پر بیٹھا ہانپ رہا تھا اور جمال کا مردہ وجود سراپا انتقام بنا نیچے دیوار تک پہنچ چکا تھا۔ جیسے ہی جمال نے میری جانب ہاتھ بڑھائے میں نے مسجد کے احاطے میں چھلانگ لگا دی اور اپنے وجود کو گھسیٹتا ہوا مسجد کے ایک ستون سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ جمال چونکہ ایک مردہ وجود تھا، اس کے پاس صرف ایک انتقام کا جذبہ تھا، لیکن وہ زندہ اجسام کی طرح پھرتی سے حرکت کرنے سے قاصر تھا۔ وہ مسلسل مسجد کی دیوار پر ہاتھ رکھ کر چڑھنے کی ناکام کوشش کر رہا تھا
और अपने मुंह से दरिंदा नुमा गुर्राहट खारिज कर रहा था। एक मर्तबा वो अपनी कोशिश में कामयाब भी हो गया था और अपने कफन पोश मुर्दा वजूद के साथ दीवार पर चढ़ गया था। फिर न जाने क्या हुआ, जैसे ही उसने अपने वजूद को मस्जिद के अंदर गिराने की कोशिश की, ऐसा लगा जैसे किसी नादीदा कुव्वत ने उसके वजूद को उठाकर मस्जिद से बाहर फेंक दिया हो। वो धप की एक जोरदार आवाज़ के साथ ज़मीन पर गिर पड़ा। फिर यह हुआ कि मस्जिद से बाहर ही उसकी दरिंदा नुमा भयानक गुर्राहटें सुनाई देती रही और वो मुसलसल दीवार पर चढ़ने की अपनी सी पूरी कोशिश में मसरूफ़ रहा, लेकिन हर दफ़ा कोई अनदेखी गैबी कुव्वत उसके वजूद को उठाकर फेंक देती थी। मैं न जाने कितनी देर तक अपनी फटी फटी आंखों से खैर व शर के इस टकराव का मंजर देखता रहा और उस गैबी मदद पर उसी जख्मी वजूद से खुदाए बुजुर्ग व बरतर के हुजूर सजदा रेज हो गया था। न जाने कितनी देर उसी कैफियत में गुजर गई थी। मुसलसल खून बह जाने और जख्मों की तकलीफ की शिद्दत से मेरा जहन तारीकियों में डूबता चला गया था। न जाने कितनी देर के बाद मैं होश में आया था और फिर खुद को उसी मकाम यानी हॉस्पिटल में पट्टियों से लिपटा हुआ पाया। मैं शदीद बुखार में भट्टी में गर्म सरिये की तरह जल रहा था। जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों बशमूल सर और बाएं बाजू पर पट्टियां बंधी हुई थी और मेरी वालिदा मेरी पेशानी पर आंखों में अश्क लिए पानी में भीगी पट्टियां रख रही थी। नसरीन का रो रो कर बुरा हाल था। डॉक्टरों ने मुझे बात करने से मना कर रखा था। 15 दिन के इलाज के बाद जब मैं घर पर गया तब मुझे वालिदा ने बताया कि जब सुबह 7 बजे बारिश में कमी आई तो कुछ अहले मोहल्ला जमाल की तदफीन के लिए कब्रिस्तान पहुंचे। वहां पहुंचकर उन लोगों ने ये नाकाबिले यकीन और हौलनाक मंजर देखा कि जमाल का मुर्दा वजूद मस्जिद की बैरूनी दीवार के करीब पड़ा हुआ था और मैं इंतहाई जख्मी हालत में मस्जिद के अंदर बेहोश पड़ा था। इस सूरत हाल का इदराक करते हुए इमाम मस्जिद ने जमाल के सीने पर एक मखसूस कुरानी नक्श रखकर उसको दफनाने का हुक्म दिया और दूसरा नक्श मेरे गले में डाल दिया था। यह सब कुछ सुनकर मैंने कब्रिस्तान में खुद पर गुजरने वाली क़यामत और लर्ज़ाखेज़ वाक़यात की तफसील से वालिदा को आगाह किया, जिसे सुनकर मेरी वालिदा के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी थी। उन्होंने बारगाह खुदाबंदी में मेरी ज़िंदगी बच जाने पर सजदा शुक्र अदा किया और मेरे नाम से काले बकरे का सदका भी दिया था। आज इस वाक़ये को बरसों बीत चुके हैं। नसरीन से मेरी शादी हो चुकी है और मैं अब 2 बच्चों का बाप हूँ। मेरे बाएं बाजू पर जिस जगह मुर्दा जमाल ने अपने दांत गाड़े थे वो जगह सियाह पड़ चुकी है और आज भी उस जगह कभी कभी इतनी शदीद अजियतनाक लपटें उठती हैं कि मैं तड़प कर रह जाता हूँ और ये लपटें मुझे अपनी हयात की भयानक तरीन कब्रिस्तान में गुजारी हुई रात का एक एक दहशतनाक लम्हा याद दिलाती रहती हैं और साथ ही एक मुर्दे की नफ़रत और इंतकाम की गवाही देती हैं। वो रात एक शब दहशत बनकर मेरे जहन पर नक्श होकर रह गई है। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार कीजिएगा और चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। शुक्रिया।